हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है आज इस नई वीडियो में। आज ये वीडियो नंबर 3 है। इस वीडियो नंबर 3 में अपन टॉपिक 1 का पार्ट 3 पढ़ेंगे। इससे पहले के 2 पार्ट हैं जिसमें मैंने अच्छे से इसके बारे में बताया है और ये भी बताया है कि 9th 10th 11th 12th में क्या सिलेबस आता है, क्या होने वाला है ना। तो वो सब जानकारी आपको अगर लेनी है या इनके बारे में थोड़ा सा स्टडी करनी है और अच्छे से, तो इसका पार्ट 2 और पार्ट 1 भी देख लें। इसकी लिंक में डिस्क्रिप्शन में दे दिया, आप वहां से जाके उनको देख सकते हैं। आज हम पार्ट 3 में पढ़ेंगे। देखो, मैंने पार्ट 1 में आपको सिलेबस के बारे में बताया है और ये भी बताया है कि ना कौन कौन से भागों में इसको बांटा गया है। साथ ही साथ पार्ट 2 में मैंने पूर्व मध्यकाल और उत्तर मध्यकाल के बारे में अच्छे से समझाया है। अब आज हम पढ़ेंगे आधुनिक काल के बारे में, छायावाद के बारे में, प्रगतिवाद के बारे में, प्रयोगवाद के बारे में और नई कविता के बारे में। मैंने आपको बताया था कि आधुनिक काल के ऊपर 2 क्वेश्चन है, 2 इसके ऊपर है, 2 इसके ऊपर है, 2 इसके ऊपर है, 2 इसके ऊपर है। तो सबके ऊपर कुल मिलाकर के 10 क्वेश्चन होते हैं। 10 क्वेश्चनों की अपन स्टडी करने वाले हैं। ठीक है बेटा। मैंने ये भी बताया था कि ना 11th 12th का कोई छात्र है तो वो आदिकाल को, भारतीय युग को, द्विवेदी युग के ऊपर जो क्वेश्चन है उनकी स्टडी ना करे। लेकिन अगर जो 9th 10th का स्टूडेंट है उसको सिर्फ इन तीनों की स्टडी कर लेनी है। यानी कि फिर से एक बार बोल देता हूं, यानी कि 11th 12th का स्टूडेंट है वो ओनली 1 2 3 4 5 6 7 इन सातों की स्टडी करके जाए। इन सातों के ऊपर जो क्वेश्चन बने उनको करके जाए। 2-2 क्वेश्चन बताए थे मैंने, 2-2 क्वेश्चन बनेंगे सबके ऊपर। और जो इनको ना पढ़े कुल मिलाकर के, और जो 9th 10th का स्टूडेंट है वो इनमें से कुछ भी ना पढ़े, सिर्फ इन तीनों को पढ़ के चला जाए। ये मैं कह सकता हूँ, इनसे बाहर क्वेश्चन नहीं जाएगा। ठीक है। इन तीनों के ऊपर लेकिन याद रहे, तीनों में कम से कम आपको 2-2 पॉइंट याद करने पड़ेंगे। साथ ही साथ इनके कवियों के नाम और रचना वाला एक क्वेश्चन होगा। इन तीनों में 3 क्वेश्चन वो भी आपको याद करने हैं। कुल मिलाकर के 9 क्वेश्चन आपको याद करने हैं। ठीक है। और आप अच्छे से समझने के लिए इसके बारे में पार्ट नंबर 2 को देख सकते हैं। तो देखिए, आज हम शुरुआत करते हैं आधुनिक काल की। तो आधुनिक काल के ऊपर अभी 2 क्वेश्चन समझिए। एक क्वेश्चन इसके ऊपर और बन चुका है, वो मैंने पार्ट 2 में समझा दिया है। लेकिन अभी दो क्वेश्चनों की बात करेंगे ओनली। तो आधुनिक काल के ऊपर 2 क्वेश्चन बनने वाले हैं, दोनों क्वेश्चनों को स्टडी करते हैं। तो ठीक है। फिर ऐसे ही छायावाद के ऊपर करेंगे, फिर प्रगतिवाद के ऊपर 2 क्वेश्चन, प्रयोगवाद के ऊपर 2 क्वेश्चन, नई कविता के ऊपर 2 क्वेश्चन। ठीक है। तो देखिए, सबसे पहले देखो, कुछ अंतर होता है हर बार। मान लो कुछ कुछ चीजें चेंज हो जाती रहती हैं, तो परिभाषाओं में भी चेंजिंग आती रहती है। तो सब बच्चे बड़े ध्यान से स्टडी इसकी करें, है ना, कोई गलती ना कर दे बिल्कुल भी। सबसे पहले बात करते हैं आधुनिक काल। तो आधुनिक काल के बारे में 2 क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन क्या होगा इसके बारे में, और दूसरा क्वेश्चन होगा आधुनिक काल की विशेषताएं। ठीक है। तो अगर बस के बारे में बात करें कि आधुनिक काल क्या है, इसके बारे में थोड़ा बताइए, तो इसकी जानकारी अपन लेते हैं। थोड़ा ध्यान समझना मेरी बात को। इस काल का प्रारंभ संवत 1900 से माना जाता है। ये लाइन आपको दिमाग में रखनी है और आप सबको पता भी है कि इस काल का प्रारंभ कब से माना जाता है, संवत 1900 से माना जाता है। इस काल के कवियों ने देश को स्वतंत्र कराने के लिए राष्ट्रभक्ति और राष्ट्र प्रेम से ओतप्रोत कविताएं लिखी। यानी कि उस समय ये दौर चल रहा था जब हमारा देश आजाद होने को था। बात 1900 की है, आप समझ रहे होंगे। 47 में जाकर के, 1947 में जाकर देश आजाद हो गया था हमारा। तो कहीं उससे 47 साल पहले के दौर है ये। ठीक है। उस समय क्या हो रहा था कि ना, अपना जो देश को राष्ट्र या आजाद कराने की बात चल रही थी। एक सेकंड रुकिएगा, थोड़ा सा मोबाइल को साइलेंट कर दो। ठीक है। तो देश को ना आजाद कराने की चर्चा चल रही थी। तो इन कवियों ने क्या किया, ऐसी ऐसी कविताएं लिखी जो राष्ट्रभक्ति थी, राष्ट्रभक्ति के ऊपर थी, या राष्ट्र प्रेम से ओतप्रोत थी। यानी कि सब में राष्ट्रभक्ति, राष्ट्र प्रेम दिखाई दे रहा था कविताओं में। सब लोग इसको पढ़ते और कहीं ना कहीं अपने आप में जागृति उत्पन्न होती थी सभी लोगों में। ठीक है बेटा। तो इतना याद हो गया आप लोगों को। देखिए, थोड़ा सा एक बार रिकैप कर लेते हैं। इस काल का प्रारंभ कब से माना जाता है, 1900 से माना जाता है। इस काल के कवियों ने क्या किया, देश को स्वतंत्र कराने के लिए राष्ट्रभक्ति और राष्ट्र प्रेम से ओतप्रोत कविताएं लिखी। ठीक है। जिनको लोग पढ़ें और उनके अंदर राष्ट्र के प्रति प्रेम और भक्ति जागृत हो पाए। ठीक है। आगे बढ़ जाते हैं। इस काल में ओज गुण की अधिकता मिलती है। ओज गुण समझते, देखो, हर इंसान के अंदर 3 गुण होते हैं। एक होता है माधुर्य गुण, दूसरा होता है प्रसाद गुण, तीसरा होता है ओज गुण। तो पहले थोड़ा सा माधुर्य गुण की बात कर लें। तो माधुर्य गुण वो वाला होता है, जैसे मान लो आप कोई रामायण सुन रहे हैं तो कहीं ना कहीं आपके कानों को, जो कान की कर्णेंद्रियां हैं, उनको क्या लगे, मधुरता प्राप्त होगी। तो उस गुण को, आपके अंदर कौन सा गुण पैदा हो गया, रामायण सुन रहे हैं तो माधुर्य गुण। और जब आपसे मान लो कोई ऐसी चीज सुनाई जाए आपको जिससे जोश उत्पन्न हो जाए, जोश उत्पन्न हो जाना मतलब, मान लो अगर मैं एक कविता सुनाता हूँ झांसी की रानी के ऊपर है,
आप कहीं ना कहीं कहते नहीं है कि झांसी की रानी जो है ना बहुत अच्छी से लड़ी थी अंग्रेजों से, तो झांसी की रानी की जब भी आप कविता सुनते होंगे, या देश के वीर शहीद जो जवान थे वो शहीद हो गए कहीं ना कहीं अपने देश की सीमा पर, तो उन लोगों के बारे में जब भी आप सुनते हो तो आपका सीना चौड़ जाता है, बोलते हैं कि ना भैया हमें भी देश के लिए कुछ करना है। तो इस प्रकार की जो कविताएं जब सुनते हो तो आपके मन में एक गुण उत्पन्न होता है। वो गुण कौन सा है? ओज गुण। जब आपको मधुरता प्राप्त हो मन में तो माधुर्य गुण उत्पन्न हो गया। जब आपको जोश आने लगे तो समझ जाओगे ओज गुण उत्पन्न हो गया। और जब कुछ भी ना लगे, बिल्कुल शांत रहे मन, कोई ना जोश है और ना कोई मधुरता लग रही है, तब होता है प्रसाद गुण। समझ में आ गया? इनकी अच्छे से स्टडी अपन आगे टॉपिक में करेंगे। देखिए ध्यान से, तो इस काल में क्या होता था, सभी लोग कविता जैसी पढ़ते थे तो उनके अंदर जागृति आती थी, कहीं ना कहीं जोश उत्पन्न होता था। इसीलिए इस काल में ओज गुण की क्या मिलती है? अधिकता मिलती है। और क्रांति के स्वर मिलते हैं। क्रांति मतलब होती लड़ाई, एक प्रकार से कह सकते हैं। तो क्रांति के भी क्या मिलते हैं? स्वर मिलते हैं। और इस काल में सामाजिक समस्याओं को क्या किया गया? चित्रित किया गया है। तो समाज की जो समस्याएं थी, प्रॉब्लम्स चल रही थी सभी लोगों के साथ, छोटे हों चाहे बड़े हों, उनको भी अच्छे से कविताओं के माध्यम से चित्रित किया गया था। ठीक है, तो ये तो इतना है, इसके बारे में लिख देना है। अब बात कर लेते हैं इसकी विशेषताओं की। तो मैंने आपको पार्ट 2 में भी समझाया था किस प्रकार से आप विशेषताएं बनाते हैं। तो देखिए ध्यान से आपको अलग से याद नहीं करनी इसकी विशेषताओं के लिए, आप इसी में से विशेषता बनाएंगे। पहली विशेषता क्या बनेगी? आप खुद बना लेना, मैं तो सिर्फ आपको एक बता रहा हूँ, एक ओवरव्यू दे रहा हूँ। तो पहला विशेषता बनेगी, इस काल के कवियों ने देश को स्वतंत्र कराने के लिए राष्ट्रभक्ति और राष्ट्र प्रेम से ओतप्रोत कविताएं लिखी। ये पॉइंट नंबर 1 करके यहाँ पे आपको लिख देना है। ठीक है, दूसरी विशेषता क्या बनाओगे आप? दूसरी बनाएंगे, इस काल में ओज गुण की अधिकता मिलती है। ठीक है, 2 विशेषताएं हो गई। तीसरी क्या बनाएंगे? इस काल में क्रांति के स्वर मिलते हैं। 3 हो गई। चौथी क्या बनाएंगे? इस काल में सामाजिक समस्याओं को चित्रित किया गया है। आप पॉइंट नंबर 1, 2, 3, 4 करके इन चारों जो परिभाषा है इसको पॉइंटों में लिख देना, आपकी विशेषता बनकर रेडी हो जाएंगी। 4 नंबर का क्वेश्चन यहीं से आपका तैयार हो जाता है। ठीक है, तो इतना ही था आधुनिक काल में। आधुनिक काल के बाद आता है छायावादी। ये दोनों हमें 11th 12th में तो पढ़ने नहीं है, 9th 10th में तब भी नहीं पढ़ने, इनकी स्टडी करना इतना आवश्यक नहीं है। हालांकि सिलेबस में है, कोई दिक्कत नहीं है, आप करना चाहे कर सकते हैं, लेकिन मैं अपने अनुसार बता रहा हूँ, ये कभी एग्जाम में पूछे ही नहीं जाते। ठीक है भैया, छायावाद की बात कर लेते हैं और प्रगतवाद की बात कर लेते हैं, प्रयोगवाद नहीं करते। इन चारों की बात और करेंगे अपन। सबसे पहले देखते हैं छायावाद क्या है। ठीक है, तो छायावाद में आपसे ये नहीं पूछता कि छायावाद के बारे में बताइए, बस आपसे कुछ महान लोगों ने परिभाषाएं दे दी, तो इतिहासकारों ने, तो उन परिभाषाओं को आपसे पूछता है। क्वेश्चन पूछेगा कि डॉक्टर नगेंद्र के अनुसार, फिर से सुनिए एक बार, डॉक्टर नगेंद्र के अनुसार छायावाद की परिभाषा दीजिए, ऐसे क्वेश्चन आएगा। तो आपको नगेंद्र के अनुसार जो परिभाषा उन्होंने दी है वही आपको बतानी है। परिभाषा क्या है? स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोही छायावाद है। यानी नगेंद्र जी ने ये कह दिया कि देखो, स्थूल का मतलब होता है मोटा या कोई बड़ा इंसान, जैसे कि हाथी हो गया, और सूक्ष्म माने जैसे कि चींटी हो गई। यानी कि ये वो दौर चल रहा था छायावाद का जब चींटियां हाथी का विरोध कर रही थी, यानी कि छोटे छोटे लोग भी बड़े बड़े लोगों का विरोध कर रहे थे। तो जब उन्होंने ऐसी चीजें देखी कि छोटे छोटे लोग बड़े लोगों का विरोध कर रहे हैं, तो उन्होंने इसी को परिभाषा के रूप में कन्वर्ट कर दिया और कह दिया कि स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोही क्या है? छायावाद है। समझ गए मेरी बात? ये एक परिभाषा किसने दी? डॉक्टर नगेंद्र ने दी। दूसरा क्वेश्चन यहाँ से ये बन सकता है, 2 नंबर का आ जाता है यहाँ से, कि डॉक्टर रामकुमार वर्मा के अनुसार छायावाद की परिभाषा दीजिए। तो देखिए ध्यान से, वर्मा जी ने क्या देखा कि जब आत्मा की छाया परमात्मा पर और परमात्मा की छाया आत्मा पर पड़ने लगती है तो यही छायावाद है। कहने का मतलब उस समय एक ऐसा दौर चल रहा था जब सब लोग ईश्वर पे विश्वास रख रहे थे कि भैया ईश्वर है जो हमें बचाएगा इन अंग्रेजों के आक्रोश से। समझ गए मेरी बात? तो कहीं ना कहीं हमारी आत्माओं का मिलन परमात्मा से हो रहा था। जब ये देखा डॉक्टर रामकुमार वर्मा जी ने तो ये परिभाषा बना डाली और कह दिया कि जब आत्मा की छाया परमात्मा पर पड़े और परमात्मा की छाया आत्मा पर पड़ने लगती है तो यही क्या है? छायावाद है। तो छायावाद की परिभाषा 2 प्रकार से पूछ सकता है, चाहे नगेंद्र के अनुसार पूछे चाहे रामकुमार वर्मा के अनुसार पूछे, आपको दोनों ही याद करनी है। या आप सिंपल अगर आपसे ऐसे पूछ लेता है कि छायावाद की परिभाषा लिखिए, तो आप दोनों में से किसी एक को लिख के आ सकते हैं। और यदि नाम लेके आपसे पूछेगा तो आपको उसी की स्पेशल बतानी पड़ेगी। ठीक है, इतना समझ में आ गया? अब बात कर लेते, देखो परिभाषा है, इसके बारे में तो पूछा नहीं है, बताया नहीं है, तो इसके बारे में बताया नहीं है, पूछा नहीं है, तो इसका मतलब क्या है? अब परिभाषा में से देखो, परिभाषा में से अपन विशेषता नहीं बना पाएंगे, इसीलिए इसकी इस वाले क्वेश्चन की ओनली छायावाद की क्या करेंगे आप? परिभाषा को अलग याद कर लेंगे और छायावाद की विशेषताएं जो है इसको अलग याद कर लेंगे। ठीक है बेटा, आधुनिक काल की विशेषताएं जो हैं इसी में से बन गई।
ठीक है। लेकिन छायावाद की विशेषताएं इसमें से पूरी पूरी नहीं बन पाएंगी, इसीलिए कुछ विशेषताओं को अपन याद कर लेते हैं। ठीक है, तो सेकंड क्वेश्चन आता है छायावाद के ऊपर ही कि छायावाद की विशेषताएं बताइए। तो देखो ध्यान से, इस युग की कविताओं में वेदना, वेदना का मतलब होता है कष्ट, और करुणा का मतलब होता है सुख या फिर दुख, सॉरी शोक या फिर दुख। तो शोक कह लो चाहे दुख कह लो, बात एक ही, और वेदना का मतलब होता है कष्ट। यानी इस युग की कविताओं में वेदना और करुणा की भावना मिलती है, यानी लोगों के कष्ट जो थे, दुख जो थे, उनको बताया गया है इस युग की कविताओं में। छायावाद में लोगों के कष्टों को और दुखों को बताया गया है। इस युग की कविताओं में प्रकृति का मनोहारी चित्रण मिलता है, यानी प्रकृति जो है, प्रकृति क्या है जो आप देखते होंगे, हरे पेड़ पौधे वगैरह जो आपके सामने है, आप कभी बाहर जाके देखो घर से और ऐसे दृश्य पे जाओ, खेत वगैरह पे कहीं चले जाओ, तो वहां पे आपको चित्रण दिखाई देता है, चित्र दिखाई देते हैं, वो प्रकृति है। समझ गए मेरी बात? जिसमें आपको कहीं पेड़ दिखाई दे रहे हैं, तो कहीं जल दिखाई दे रहा है, कहीं भूमि दिखाई दे रही है, कहीं घास खड़ा हुआ दिखाई दे रहा है, ये सब प्रकृति है। समझ गए मेरी बात? तो प्रकृति का बड़े ही मनोहारी ढंग से, मनोहारी रूप से क्या किया गया है, चित्रण किया गया है, मानी बहुत अच्छा चित्रण कर दिया गया है कवियों ने अपनी कविताओं में। ठीक है, पॉइंट नंबर 3 की बात करें तो इस युग की कविताओं में कल्पना की अधिकता मिलती है। कल्पना माने एक होती है ऐसा कोई काम जो काल्पनिक है, कहने का मतलब वो सब सच होने हो या ना हो बात अलग है, मतलब कल्पना कर रहे हैं आप कोई चीज की। अब मैं कल्पना करूं कि मैं ना आगे जाकर के ना मुझे एक बड़ा टीचर बनना है, मतलब बहुत बड़ा टीचर बनना है, मैं किसी से कंपेयर करने लगूं, मान लो कोई महान टीचर है उसकी कंपेरिजन अपने से करने लगूं, तो मेरी एक कल्पना है, अभी बना तो नहीं हूं ना, मैं बस सिर्फ कल्पना कर रहा हूं। समझ गए मेरी बात? एक जब बच्चा होता है, कक्षा 12th में पढ़ता है, तो IAS बनने की कल्पना करता है, सोच लेता है IAS बनने की, बने या ना बने वो उसके भाग्य पर डिपेंड करेगा, उसके कर्म पर डिपेंड करेगा, लेकिन ये सोच है, उसकी कल्पना है। तो ये क्या होती है, कल्पना, जो अपन आगे की सोच लेते हैं। ठीक है, तो इसमें क्या हुआ था बेटा, इस युग की कविताओं में कल्पना की अधिकता मिलती थी, यानी इस युग की ऐसी कविताएं लिखी गई जिनमें कल्पनाएं थी, मतलब कवियों ने अपनी कल्पना को व्यक्त कर दिया था। चौथा देखिए, चौथा जो है वो यहीं से बना लिया गया है इसमें से। तो देखो, इस युग की कविताओं में स्थूल के प्रति सूक्ष्म का क्या मिलता है, विद्रोह मिलता है, यानी छोटे छोटे लोग बड़े बड़े लोगों को क्या करने लगे थे, विद्रोह करने लगे थे। तो इन चारों को आपको याद कर लेना है। तो देखिए एक बार, पहले तो कष्टों को और दुखों को बताया है, दूसरा प्रकृति का मनोहर चित्रण किया है इस युग की कविताओं में, है ना, और कल्पना की अधिकता मिलती है, और स्थूल के सूक्ष्म का क्या मिलता है, विद्रोह मिलता है। ये आपको 4 पॉइंट आपको याद कर लेने हैं इसकी परिभाषा विशेषता के रूप में। ठीक है बेटा, तो देखिए आधुनिक काल क्या है, इसकी विशेषता क्या है, दोनों हो गया। छायावाद की परिभाषा हो गई, छायावाद की विशेषताएं हो गई। अब बात कर लेते हैं प्रगतिवाद के ऊपर। तो देखिए ध्यान से, प्रगतिवाद क्या है, तो इस युग का प्रारंभ संवत 1936 से माना जाता है। ठीक है बेटा, इस युग में मजदूरों की दीनहीन दशा का चित्रण किया गया है, कहने का मतलब प्रारंभ सबको पता ही है इसका, मजदूरों की एक ऐसी दशा थी कि लोग बाग ना इनको क्या करते थे, थोड़ा सा बता दूं मैं आपको, इनकी ना जो ऐसे मान लो एक तनख्वाह के रूप में इसको रखते थे, यानी मजदूर कोई आए भैया और आके हमारे यहाँ काम करे, और ना जो भी है उसको कपड़े चाहिए कपड़े ले जाए, खाना चाहिए खाना ले जाए, इस प्रकार की उनकी दशा दुर्दशा बना के रखी थी अंग्रेजों ने बहुत पहले से। ठीक है, तो बहुत पहले से यहाँ कहीं ना कहीं मजदूरों की ओर कवियों ने ध्यान दिया और देखा कि ये लोग बहुत गरीब हैं और इस प्रकार की जीवन यापन कर रहे हैं, इसीलिए तो यहाँ पर चित्रित किया उन्होंने कि मजदूरों की हालत, उनकी दीनहीन दशा जो है वो कैसी है। ठीक है, तो इस काल की कविताओं में क्या मिलता था, मजदूरों की दीनहीन दशा का चित्रण मिलता था। आगे देखिए, पूंजीपति जो थे, जिन्हें अमीर लोग थे, उनके प्रति आक्रोश की भावना मिलती थी। समझ गए, यानी पूंजीपति जो थे वो सही से साथ नहीं दे पा रहे थे देश को आजाद कराने में, इसीलिए जो कवि थे वो उनसे घृणा करने लगे थे, कहीं ना कहीं गुस्सा होने लगे थे। इसलिए कहते हैं कि पूंजीपतियों से क्या मिलता, पूंजीपतियों के प्रति क्या मिलता है इस सारी कविताओं में, तो आक्रोश मिलता है। ठीक है बेटा, आगे देखिए, और गरीबों के प्रति सहानुभूति की भावना मिलती है। कितनी अच्छी बात है, गरीबों को ना चित्रित अच्छे से किया गया है, बहुत अच्छे से उनके बारे में वर्णन किया गया है, उनके प्रति सहानुभूति की भावना मिलती है। इस युग के कवियों ने सामाजिक समानता पर क्या दिया है, बल दिया है। इस युग के कवियों ने समाज में थोड़ा सा कहीं ना कहीं फैला हुआ था, कोई कह रहा था कि हम मुस्लिम हैं, कोई कह रहा था हम हिंदू हैं, कोई किसी कास्ट से, कोई किसी कास्ट से, निम्न कास्ट वाले लोगों को उच्च कास्ट वाले लोग कुछ समझते नहीं थे, तो कहीं ना कहीं बोला कि भैया सब समान है, हम सबके अंदर खून तो एक ही है ना, चाहे वो मुस्लिम हो, चाहे वो हिंदू हो, चाहे वो किसी भी कास्ट का हो, खून एक ही है, भगवान ने इंसान बनाया है, जात पात तो हम लोगों ने बनाई है। ठीक है, तो हमें कभी किसी से भेदभाव नहीं करना चाहिए। ठीक है, समानता रखनी चाहिए, हर जगह समानता होनी चाहिए। ठीक है भैया, वो बात एक अलग है कि आप अपनी परंपराओं बंधे हुए हैं तो उनके लिए सॉरी। ठीक है, देखो ध्यान से, प्रगतिवाद की विशेषताओं की बात कर लेते थोड़ा सा।
प्रगतिवाद की विशेषता क्या होती है, देखिए ध्यान से। तो विशेषताओं में अपन इसी में से बना के लिखेंगे। पहली विशेषता क्या बनेगी, इस युग में मजदूरों की दीनहीन दशा का चित्रण किया गया। पहली विशेषता बन गई यहाँ से। दूसरी यहीं से बना लो, इस काल की कविताओं में पूंजीपतियों के प्रति आक्रोश की भावना मिलती है, दूसरी बन जाएगी। तीसरी कैसे बनेगी, इस काल की कविताओं में गरीबों के प्रति सहानुभूति की भावना मिलती है, ठीक है। और चौथी क्या बनेगी, इस युग की कविताओं में सामाजिक समानता पर बल दिया गया है। इस प्रकार से आप इसकी 4 विशेषताएं बना लोगे। और वैसे मैं आपको पीडीएफ फॉर्म जब दूंगा, टेलीग्राम चैनल है मेरा, मैंने आपको बताया था, इसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दी है, आप वहां से जाके उसको ज्वाइन कर लो जल्दी से जल्दी, क्योंकि मैं आज रात में नहीं तो कल दिन में मैं उस पर पीडीएफ डालने वाला हूँ इस पूरे टॉपिक की। जो टॉपिक बना आपको दिख रहा है, इसकी पूरी की पूरी पीडीएफ आप सब बच्चों को मिल जाएगी। आप उसमें से नोट कर लेना और अपना अपना फेयर वर्क भी करते जाना, ठीक है। अब देखिए थोड़ा सा आगे, अब बात कर लेते हैं प्रयोगवादी युग की। प्रयोगवादी युग क्या होता है, देखो छायावाद हो गया, प्रगतिवाद हो गया, अब बात कर लेते हैं प्रगतिवाद की, प्रयोगवाद की। तो प्रयोगवाद के ऊपर भी क्या 2 क्वेश्चन बनेंगे। पहला क्वेश्चन होगा प्रयोगवादी युग क्या है, और दूसरा क्वेश्चन होगा प्रयोगवादी युग की विशेषताएं बतानी है। तो देखो ध्यान से, प्रयोगवादी के बारे में पढ़ लेते हैं। तो देखो, इस युग का प्रारंभ संवत 1943 से माना जाता है। इसके जनक कौन है, अज्ञेय जी हैं। जनक इसके कौन है, अज्ञेय। अच्छा, अज्ञेय का पूरा नाम सुन लो एक बार पहले। इनका पूरा नाम सच्चिदानंद हीरानंद बादशायन अज्ञेय, ये भैया इनका पूरा नाम है। जैसे आप शॉर्ट में इनको अज्ञेय बोलते हैं, लेकिन अज्ञेय जी का पूरा नाम सच्चिदानंद से लेकर के अज्ञेय तक, यहां तक खत्म हो, सच्चिदानंद हीरानंद बादशायन अज्ञेय, ये इनका पूरा नाम है। तो आप इनको शॉर्ट में अज्ञेय बोलें, ये पूरा नाम लेने की इतनी जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। तो इस युग का प्रारंभ कब से माना जाता है, 1943 से माना जाता है। इसके जनक कौन है, अज्ञेय जी हैं। इनका पूरा नाम ये आप देख पा रहे हैं वो है, ठीक है। इस युग की कविताओं में बुद्धिवाद की प्रधानता मिलती है। बुद्धिवाद का मतलब क्या होता है, यानी कि इस युग में जो कविताएं लिखी गई वो इस प्रकार की लिखी गई, बुद्धि लगा के लिखी गई थी, मतलब बुद्धिमान लोगों ने लिखी थी और बुद्धि लगा के लिखी थी, यानी बहुत अच्छे से। जो कविता कहीं ना कहीं हमारे देश के ऊपर, या कह सकते हैं ऐसी कविताएं लिखी कि ना जो इंसान को इफेक्टेड करें, कहीं ना कहीं उस पर प्रभाव डालें। अपनी कविताओं का प्रभाव कभी पड़ जाता है ना इंसान पे, तो उन्होंने इस प्रकार से कविताएं लिखी जिससे लोगों पर क्या पड़ा, उसका असर बहुत भयंकर हुआ। समझ गए मेरी बात। तो बुद्धिवाद की क्या मिलती है, कविताओं में प्रधानता मिलती है। तथा इस युग के कवियों ने मानव के मन में व्याप्त निराशा, यहाँ पर निराशा थोड़ा सा कट गया है, मैं सुधारा लिख देता हूं। निराशा, मानव की मन में जो निराशा थी ना बेटा, उसको क्या किया है, निराशा की भावना को प्रकट किया है। समझ गए इतनी बात, यानी मानव के मन में क्या क्या निराशा है उसको भी कविताओं के माध्यम से समझाया है। इस युग में कवियों ने कर्म को प्रधानता दी है। ऐसा भी बताया कि जो जैसे कर्म करता है उसको फल वैसा ही मिलता है। देखिए, आप कोई भी जीवन में काम करें, आप काम सबसे पहले हम करते क्या है कि ना, अपन लोग कोई काम करने से पहले उसके रिजल्ट के बारे में सोचने लगते हैं कि मैं ये काम करूंगा तो इसका परिणाम क्या होगा। अगर आप गलत काम कर रहे हैं तो आप रिजल्ट के बारे में सोचिए, लेकिन यदि आप अच्छा काम कर रहे हैं तो रिजल्ट के बारे में मत सोचिए, सिर्फ मेहनत करते जाइए। आप कक्षा 12th में, 9th में, 10th में, किसी भी क्लास में है, अगर आप पढ़ाई शुरू कर रहे हैं अभी से, आप रिजल्ट ही सोचने लगे, कर्म तो किया नहीं, फल की इच्छा करने लगे, तो ये गलत है। आप कर्म करिए, परसेंट तो ऑटोमेटिक आपकी बनेगी। जो अच्छी पढ़ाई करेगा उसकी परसेंट अच्छी बनेगी, तो कर्म के अनुसार आपको फल मिलता है, ठीक है। पहले से सोच लेना कि 80 बनेगी, 90 नहीं बनती यार, गधों की कभी नहीं बनी, आज तक नहीं बनी, नकल करने वालों की कभी नहीं बनी आज तक। मैं बता रहा हूँ 60-65% बन के रह जाती है। अगर आपको 25% बनानी है, 80+ नंबर लेके आने, 90+ नंबर लेके आने, तो आपको मेहनत करने की आवश्यकता है और मेहनत करनी ही पड़ेगी। यानी कर्म आपको करना पड़ेगा, कहीं से आपको परसेंट बढ़ा के कोई रख नहीं देगा। समझ गए मेरी बात, देखिए ध्यान से। तो इसमें भी, कविताओं में भी क्या था, कर्म को प्रधानता दी गई थी, ठीक है। तथा रूढ़ियों का विरोध मिलता है। रूढ़ियां वर्ड जो आप देखते हैं इसको थोड़ा समझिए। रूढ़ियां का मतलब होता है कुरीतियां, यानी हमारे समाज में, अगर हम ब्राह्मण समाज की बात करें तो ब्राह्मण समाज में बहुत समय से एक रूढ़िवाद चला आ रहा है। रूढ़िवाद क्या, कुरीति चली आ रही, परंपरा चली आ रही। परंपरा क्या है कि ना, देखते होंगे आप, कभी कोई लड़की है जिसकी शादी हुई है, मान लो अभी अभी शादी हुई है, और उस लड़की का पति मर जाता है, ठीक है, तो उस लड़की के द्वारा शादी नहीं होती। ये ब्राह्मण समाज सबसे ज्यादा चल रहा है। तो ना ये क्या है, कुरीतियां है, रूढ़िवाद है ये। समझ गए मेरी बात। तो रूढ़ियों की क्या है, रूढ़ियों का विरोध मिलता है। रूढ़ियां है, परंपरा चल रही है। अपन कई परंपराएं मानते हैं यार। अभी कहीं जाएंगे रास्ते में अपन को मान लो कंडों की हेल मिल जाती है,
है ना, बड़ी डलियां मिल जाती कंडों की, या मान लो कहीं कोई ऐसा व्यक्ति आपको मिल जाता है जो एक आंख से मान लो वैसा हो, तो अपन कहीं ना कहीं आप देसी भाषा समझ पा रहे होंगे। तो ये सब चीजें जो आप मानते हैं ये रूढ़ियां हैं, परंपरा चली आ रही है, इनको ना विरोध किया गया था इस काल में, और हमें मानना भी नहीं चाहिए इन सब चीजों को। ठीक है, आगे देखिए, अगर प्रयोगवाद की विशेषताओं की बात करें तो देखो प्रयोगवाद विशेषता क्या होती है, इसी में से बनाएंगे विशेषता बेटा। पहला विशेषता क्या बनेगी, इस युग की कविताओं में बुद्धिवाद की प्रधानता मिलती है, पहली बन गई। दूसरी देखो क्या बनेगी, इस युग की कवियों ने मानव के मन में व्याप्त निराशा की भावना को प्रकट किया है, दूसरी बन जाएगी। तीसरी क्या बनेगी, इस युग में कवियों ने कर्म को प्रधानता दी है, तीन बन गई। चौथी क्या बनाओगे, इस युग की कविताओं में रूढ़ियों का विरोध मिलता है। ठीक है, इस प्रकार से आप इसकी विशेषता बना लोगे चार। अब थोड़ा सा बात कर लेते हैं आगे। देखो आधुनिक काल हो गया, दो क्वेश्चन इसके ऊपर। छायावाद हो गया, दो क्वेश्चन, एक ए वाला और एक ए वाला, दो हो गए। प्रगतिवाद के ऊपर बात करें तो 1 और 2 हो गए। प्रयोगवाद के ऊपर बात करें तो 1 और 2 इसकी विशेषता हो जाएंगी। ठीक है, अब लास्ट बचा है नई कविता। नई कविता को समझने के साथ ही ये पूरा की पूरा टॉपिक खत्म हो जाएगा। इसके बाद में आपको ना इस पूरे की पीडीएफ बना के दे दूंगा, और साथ ही इसकी ओटियां वो भी मैं कोशिश करूंगा कल परसों तक आपको प्रोवाइड करा दूंगा। चैप्टर के बारे में समझ लिया, चैप्टर के क्वेश्चन आंसर आपने समझ लिए, और क्या क्या इसमें से आता है वो भी आपने समझ लिया। रह जाती हैं सिर्फ और सिर्फ आपकी ओटियां, तो ओटियों की भी कोशिश करूंगा कल परसों में आप तक प्रोवाइड करा दूंगा। ठीक है बेटा, आगे ध्यान देना। आप मैं इंपोर्टेंट ओटी लेके आऊंगा जो आपके एग्जाम में 100 में से भैया 90% तो आपको मिल ही जाएंगे, इतना मैं कह रहा हूँ। ठीक है, आगे देखिए, नई कविता के बारे में पढ़ लेते हैं। तो देखो प्रयोगवाद खत्म हुआ है तभी तो नई कविता लगी है, यानी 43 से लेकर के 50 तक चला था प्रयोगवाद। तो 50 से इसकी शुरुआत मानी जाती है। आप लिखें लिख दो, नहीं तो मत लिखो। तो अगर चाहें तो लिख देना कि नई कविता की शुरुआत या प्रारंभ 1950 से माना जाता है, नहीं तो आपको जरूरत नहीं है, आप यहाँ से लिख सकते हैं कि प्रयोगवादी कविता का आगे का दौर ही क्या कहलाया है, नई कविता के रूप में उभर करके आया है। यानी प्रयोगवादी जो कविता है इसी को आगे जाकर के नई कविता के रूप में लोग वाग जानने लगे थे। ठीक है, इस युग में जीवन के हर क्षण को सत्य माना है। जो भी जीवन में आप कर रहे हैं सब सच्चे सत्य तो मानते हैं। कोई कहता है कि मैं गलत कर रहा हूँ, कोई अपने मन से एक्सेप्ट करता है भैया, नहीं करता। जिसको जो करना है वो उसे लगता है, चाहे भले ही अच्छा काम करे, समाज दृष्टि से काम हो या न हो, उसे लगता ही नहीं है कि मैं गलत कर रहा हूँ। सब ना अपने आप में सोचते हैं कि हम सही कर रहे हैं, समझ गए। तो जीवन के हर क्षण को क्या माना गया है, सत्य माना गया है। इस युग में लघु मानव की भावनाओं को चित्रित किया गया है। लघु मानव क्या होता है बेटा, जो छोटे छोटे इंसान होते हैं। छोटे का मतलब साइज में छोटे नहीं, उसका मतलब है जो अमीरता में कह सकते हैं, पैसों में छोटे हैं, है ना, ऐसे गरीब फैमिली के लोग हैं, उनकी बात करते हैं। तो लघु मानव की जो भावना है उनको चित्रित किया गया है। इस युग की कविताओं में व्यंग की प्रधानता मिलती है। व्यंग तो आप सभी जानते हैं, कमेंट। आजकल लोग ना अपने आप पर ध्यान नहीं देते, दूसरों पर कमेंट करते हैं। ठीक है यार, मैं तो ये कहता हूं जितना आप दूसरों पर ध्यान देते हो उससे अच्छा तो आप अपने ऊपर ध्यान दे लो ना। देखते हैं आप, कभी दो दुकानें चल रही हैं मान लो कि चौराहे पे, तो एक दुकानदार सोचता है दूसरे के बारे में कि ये जहाँ कमा रहा है, और ये सोच रहा है कि वो जहाँ कमा रहा है। तो कहीं ना कहीं लोग बाग एक दूसरे पर ज्यादा ध्यान दे रहे हैं आजकल। कहीं ना कहीं हमें अपने ऊपर ध्यान देना चाहिए। हमें देखो दूसरों के बारे में सोचने से अच्छा तो अपने बारे में सोचेंगे तो हम कहीं आगे निकल जाएंगे। ठीक है, तो व्यंग करना, कमेंट करना बंद करिए। आप तो ना, अच्छा मैं उस व्यंग तर्क की बात कर रहा हूँ बेटा, तो ना व्यंग करना, आप दूसरों पे आप कमेंट करते हो फालतू की। कोई मान लो शकल से काला है तो आप बोलते हैं भैया काली है, गलत है ना जी। आप व्यंग नहीं बोलना, व्यंग नहीं करना चाहिए, कमेंट नहीं करनी चाहिए। ठीक है, तो इसमें क्या हुआ था, इसी की कविताओं में आप देखते हैं व्यंग कस दिए जाते हैं। कविताओं के माध्यम से लोगों को बता दिया जाता है कि हम कविता नहीं कह रहे, आपके बारे में बात कर रहे हैं। ठीक है, आगे देखिए, इस युग में नए बिंबों की खोज की है। नए बिंबों का, यहाँ पे एक वर्ड आपको दिख रहा होगा, बिंब। बिंब क्या होते हैं, अक्सर बच्चे इसका मतलब जानते नहीं है। आप फिजिक्स में पढ़े होंगे, अगर नहीं पढ़े हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, मैं आपको बता रहा हूँ। फिजिक्स में होता है एक बिंब होता है और उसका प्रतिबिंब होता है। अच्छा, फिजिक्स के अनुसार मैं आपको बताता हूँ। आप शीशे में शकल देखते हैं, आप शकल जब देखते हैं तो आप कौन हो, बिंब हो, और वो कौन है, प्रतिबिंब है, जो आपको शीशे में दिखाई दे रहा है। समझ गए। ऐसे ही मान लो अगर मार्कर को मैं शीशे के सामने खड़ा करूं तो मार्कर हो गया बिंब, और उसमें दिखाई दे रहा है वो क्या है, प्रतिबिंब है। तो ये सब नियम चलता है आपका फिजिक्स में, या कह सकते हैं भौतिक में, समझ गए, साइंस में। लेकिन अगर हम हिंदी में बात करें, लैंग्वेज में बिंब का मतलब क्या होता है, तो लैंग्वेज में बिंब का मतलब होता है चित्र।
यानी कि मैं यहाँ पे बोल सकता हूँ कि इस युग में नए चित्रों की खोज की है। अब आप कंफ्यूज होंगे चित्रों की खोज कैसे की होगी, थोड़ा सा मैं आपको बताता हूँ। मान लिया जाए कोई कवि यहाँ से निकला और निकलते हुए उसने देखा कि एक गरीब बच्चा है, वो बहुत लग रहा है कि सुबह से वो भूखा है, उसको कुछ मिला नहीं है, उसके फटे पुराने कपड़े हैं, मिट्टी से उसका लिपटा हुआ है। इस प्रकार की कविता जब कभी देख लेता है, सॉरी, इस प्रकार के इंसान को कभी जब देख लेता है तो उसके मन में, उसके चित्र में क्या हो जाता है, फिक्स हो जाता है, एक नया चित्र उसको मिल गया। समझ गए मेरी बात? उसको क्या मिल गया, इस प्रकार के बच्चे को देख करके एक नया चित्र मिल गया, तो वो बिंब मिल गया। चित्र का मतलब क्या, बिंब। तो उस बिंब के ऊपर, उस चित्र के ऊपर क्या करेगा, अब वहां पर कविता लिख नहीं सकता चलते वक्त, घर पे जाएगा और फिर उसको चित्र को याद करेगा और उसके ऊपर कविता लिख डालेगा। तो इस प्रकार से अपन कह सकते हैं कि नई कविताओं में क्या है, नए बिंबों की, नए चित्रों की क्या की गई है, खोज की गई है। तो आज के लिए इतना ही, इसी के साथ ये चैप्टर पूरा एंड होता है ना। आई होप के समझ में आ गया होगा। फिर भी कोई डाउट किसी बच्चे को रह जाता है तो मुझे कमेंट कर सकते हैं। मैंने पहले भी बताया है आपको, मेरा व्हाट्सएप नंबर है, आप इस पर मुझे नंबर पे मैसेज कर देना, तो मैं आपके जो भी आपकी डाउट होगा उसका रिप्लाई दूंगा, ठीक है बेटा। और मैंने ये भी आपको बताया था, मेरी जो आईडी है विवेक शर्मा के नाम से, आप इंस्टाग्राम पर इसको फॉलो कर लेना। इस पर भी मैं क्या है, एजुकेशन से जो चीजें हैं उसको डालता रहता हूँ शॉर्ट्स के रूप में, रील्स के रूप में। आप वहां पर जाकर उनको भी देख लिया करना, ठीक है। और एक चीज मैं आपको बता दूं, पीडीएफ के लिए मेरा चैनल है, लिंक डिस्क्रिप्शन दे रहा हूं मैं, उसकी दे दिया है मैंने, कल भी पार्ट 1 में भी दिया था, पार्ट 2 में भी दिया है और पार्ट 3 में भी दे रहा हूं। आप नीचे जो आपको मेरा फोटो वगैरह लगा दिखाई देता है, उसके नीचे आप मोर कर देना, मोर पे जाकर के डिस्क्रिप्शन खुल जाता है, वहां पे जाकर के आप मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना। इससे क्या है कि आपको आने वाली हर जो वीडियो है और एक क्रम से उसमें वीडियो मिलेंगी, पहली बात। दूसरी बात क्या, उसमें पीडीएफ जो होंगी ना, पूरा आपको मिल जाएगा। तो आपको याद साथ साथ करते जाना है, मैं आपसे पूछता रहूंगा और आपके साथ बना रहूंगा। अगले 3 महीने अपन हिंदी का एंड कर देंगे पूर्ण रूप से, चिंता ना करिए। मैं आपके लिए हर रोज वीडियो डाला करूंगा, चाहे कोई भी काम मेरे को लग जाए, बाई चांस मैं डाल पाऊंगा, कोई ज्यादा अर्जेंट काम लग जाएगा तो मैं ना उसको आपको बता दिया करूंगा मैसेज के रूप में, ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग, धन्यवाद।